हेलो बच्चों, बिल्कुल मज़े में। तो मैं तुम्हारा दिल से नेक्स्ट पा जेई चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं तुम्हें नेक्स्ट पा जेई चैनल पर फिज़िक्स पढ़ाऊँगा। तो इस चैनल पर जो तुम्हें वीडियोस मिलेंगी ना, तो वो उन कॉन्सेप्ट्स की मिलेंगी जो कि तुम्हें क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। अगर पढ़ाया भी जाता है ना, तो डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता है। तो इस चैनल पर तुम्हें केवल फिज़िक्स ही नहीं, तुम्हें केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की भी वीडियोस मिलेंगी। और मैं ये तुम्हें एश्योर कर सकता हूँ कि तुम्हें इस चैनल पर जो वीडियोस मिलेंगी ना, तो बिल्कुल वो टॉप नॉच क्वालिटी की होंगी। मतलब जो भी तुम XYZ कोचिंग में पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ का जो टॉप बैच में जो पढ़ाया जाता है ना, तो उससे भी हायर क्वालिटी का कंटेंट तुम्हें इस चैनल पर मिलेगा। तो जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पर देख के पता भी लग रहा होगा कि आज अपन क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उससे रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ ना, क्या तो ये गलत तरीके से तुम्हें पढ़ाया जाता है या फिर पढ़ाया ही नहीं जाता। तो मैं बहुत ही दो सिंपल से क्वेश्चन तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो पहले अपन सिचुएशन को समझ लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। तो तुम देखो, अपने पास बेसिकली दो पॉइंट चार्ज है। तो पहला है Q1, दूसरा है Q2, और इनके बीच की जो दूरी है वो लेट सपोज क्या है, R है। अब इस पूरे सिस्टम को मैंने एक लिक्विड में इमर्स कर दिया है, और उस लिक्विड का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितना है, एप्सिलॉन R है। अब मैं तुमसे दो इजी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। मतलब Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स कितना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है बेसिकली, कि Q1 पर नेट फोर्स कितना है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले तो मैं आंसर लिख देता हूँ जो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे। तो आंसर बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे होंगे, तो अपन वो पहले लिख देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन इनकी बीच की दूरी का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। और इसका भी आंसर क्या सोच रहे होंगे वो, के Q1 Q2 अपॉन इनकी बीच की दूरी का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन का आंसर तो सही है और एक क्वेश्चन का आंसर गलत है। तो देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। तो जो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा था कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स कितना है। तो उसके लिए ये वाला जो आंसर होगा तुम्हारा वो गलत होगा। और Q1 पर जो नेट फोर्स है वो कितना है, तो उसके लिए ये वाला जो आंसर होगा वो सही होगा। जैसे कि मैंने बोला था कि एक के लिए सही है और एक के लिए गलत है। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, Q2 के कारण Q1 पर जो लगने वाला फोर्स है और Q1 पर जो नेट फोर्स है वो अलग अलग क्यों आ रहा है, तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो तुम देखो इधर, तो ये डिफरेंट क्यों है। तो देखो, अपने पास ये कोई पॉइंट चार्ज है। अभी जो पॉइंट चार्ज है वो अपना Q1 वाला पॉइंट चार्ज है। अब इस Q1 वाले पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगा रहे हैं ना, तो एक तो तुम्हारा Q2 लगा रहा है और एक तुम्हारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। आ रहा है समझ। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैसे फोर्स लगा रहे हैं, तो वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि ये Q1 और Q2 की प्रेजेंस में जो तुम्हारी जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो पोलराइज हो जाते हैं। मतलब जैसे सपोज ये कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है ना, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर है और नेगेटिव चार्ज वाला सेंटर है ना, तो इनके बीच में कुछ सेपरेशन आ जाता है, जिसके कारण इस मॉलिक्यूल के पास क्या आ जाता है, डाइपोल मोमेंट आ जाता है। ये तुमने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग नामक एक चैप्टर होता है उसमें पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अब जैसे इसके पास डायपोल मोमेंट आ जाता है ना, तो ये वाला जो तुम्हारा लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है ना, वो Q1 पर फोर्स लगाना चालू कर देता है। आ रहा समझ। तो मैं लिख देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Q1 एंड Q2 liquid molecules polarize, then they apply force on
Q1 एंड Q2। आ रहा है समझ? तो Q1 पर जो फोर्स लगा रहे हैं ना, तो एक तो तुम्हारा Q2 लगा रहा है और एक तुम्हारा लिक्विड का मॉलिक्यूल लगा रहा है। आ रहा है समझ? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि Q1 पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है, जो कि तुम्हारा ये Q2 और लिक्विड का जो मॉलिक्यूल लगा रहा है, तो वो तुम्हारा होता है, तो जो एफ नेट जो अपना होगा वो बेसिकली क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो इसमें दो जनों का कंट्रीब्यूशन है, Q2 का कंट्रीब्यूशन है और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का कंट्रीब्यूशन है। आ रहा है समझ? और Q2 तुम्हारा Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा, वो तो सिंपली जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो ये तो सिंपली तुम्हारा K Q1 Q2 अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर होगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि Q1 Q2 किस मीडियम में पड़े हैं। आ रहा समझ? लेकिन Q1 पर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि Q1 और Q2 किस मीडियम में पड़े हुए हैं। तो इसको भी अपन लिख ही लेते हैं, अच्छा पॉइंट है। फोर्स on Q1 due to Q2 is independent of medium। आ रहा समझ? ये मीडियम पे डिपेंड करता ही नहीं है, लेकिन नेट फोर्स ऑन Q1 डिपेंड्स ऑन मीडियम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पर। तो फाइंड द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंपली K Q1 Q2 अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर। और नेट फोर्स ऑन Q1 क्या होगा? ये क्या होगा अपने पास? K Q1 Q2 अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। आ रहा है समझ? तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि उसने क्या पूछा है। उसने नेट फोर्स पूछा है या उसने पूछा है कि एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पर फोर्स कितना है। अब मैं तुमसे इसमें एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। चीज़ क्या पूछना चाह रहा हूँ वो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे अपने पास वो ये पॉइंट चार्ज था Q1, ठीक है। अब इस Q1 पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कौन कौन कर रहे हैं? तो इस Q1 पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक तो Q2 कर रहा है और एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। अब तुम देखो, इस Q1 पर जो Q2 फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी वैल्यू अपने को पता है। ऑफ कोर्स सी बात है कि Q1 और Q2 सेम नेचर के हैं, तो Q1 और Q2 के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो नेचर में कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? इस फोर्स की वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर। और मुझे ये भी पता है कि इस Q1 पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना है। तो अपने पास कितना है बेसिकली? K Q1 Q2 अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेसिकली? F अपॉन एप्सिलॉन आर। अब तुम्हें ये तो पता होगा ना कि जो तुम्हारा एप्सिलॉन आर होता है वो हरदम 1 से बड़ा होता है। मतलब इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 के बराबर हो सकती है। और वो भी कब होता है? कि जब तुम्हारा Q1 और Q2 कहाँ पर प्लेस हो? तुम्हारे फ्री स्पेस में प्लेस हो। आ रहा है समझ? तो अब तुम देखो, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो मेरा F होगा वो F नेट से बड़ा होगा। तो अगर F का वैल्यू F नेट से बड़ा है, या ऐसे बोल लो कि F नेट का वैल्यू F से छोटा है, तो इसका ये मतलब है, ये जब ही हो सकता है कि जब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है ना इस Q1 वाले पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगा रहे हो ना वो इस तरफ लगा रहे हो, जिसको मैं F डैश लिख देता हूँ। तो F डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स। आ रहा है समझ? अब इस F का और इस F डैश का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बेसिकली? F नेट होगा। तो F माइनस F नेट
सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू क्या होगा अपना एफ नेट होगा। भाई इसका और इसका जो वेक्टर समेशन है वही तो एफ नेट होगा। अब अपने को देखो एफ की वैल्यू पता है, अपने को एफ नेट की वैल्यू पता है, तो क्या मैं एफ डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी सिंपली एफ माइनस एफ नेट। एफ का वैल्यू क्या था? के Q1 Q2 अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर, माइनस एफ नेट कितना था? के Q1 Q2 अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो मतलब ये हो गया के Q1 Q2 अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ डैश रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये है कि जो तुम्हारे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो Q1 पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अभी तक जेई ने ऐसी कोई चीज़ पूछी नहीं है। हो सकता है कि कभी ना कभी वो पूछे, और जब वो पूछेगा ना तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि 99.99% बच्चे इसको गलत करेंगे। ठीक है, और जिसने भी ये वीडियो देखा होगा तो इसका तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये पढ़ा ही गलत तरीके से जाता है मतलब ज़्यादातर। अब तुम देखो जेई ने मतलब ऐसा ही कुछ पहले पूछ चुका है। वो जेई 2020 का जो पेपर 2 है ना, तो उसमें ये वाला सवाल आया था। ये बेसिकली जेई 2020 का पेपर 2 का सवाल है। इसको तुम कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। अब इसमें मैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी डिस्कस नहीं करूँगा। मैं जो डिस्कस करूँगा वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी डिस्कस करूँगा। तो मैं तुम्हें सिचुएशन बता देता हूँ कि सिचुएशन क्या है बेसिकली। तो तुम देखो इधर अपने पास बेसिकली दो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, इनको अपन ने एयर में सस्पेंड कर रखा है थ्रू अ कॉमन पॉइंट थ्रू अ नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग। आ रहा है समझ? अब इन दोनों नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बीच में जो तुम्हारा कोलम्बियन फोर्स लग रहा है या जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो लेट सपोज कितना है? एफ है। अब इस पूरे सिस्टम को तुमने एक लिक्विड में इमर्स कर दिया है। उस लिक्विड का डेंसिटी गिवन है, उस लिक्विड का तुम्हें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी गिवन है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम वाला जो पोजीशन है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इन दोनों स्ट्रिंग्स के जो बीच का एंगल है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के जो बीच की दूरी होगी ना वो भी चेंज नहीं होगी। आ रहा है समझ? तो अब तुमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो क्या चेंज होगा कि नहीं होगा? मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी वही बोल रहा है। तो जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, क्या पॉइंट लिखवाया था इधर देखो कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। आ रहा है समझ? तो यहाँ पर तुम देखो, चाहे मीडियम तुम्हारा एयर हो चाहे मीडियम तुम्हारा लिक्विड हो, ए और बी के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो तो चेंज होने से रहा। भाई ए और बी के बीच की जो दूरी है वो चेंज हो नहीं रही है, दोनों केसेस में वो सेम है। तो ए और बी के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो क्यों चेंज होना चाहिए? वो भी तो सेम होना चाहिए। तो इसका आंसर ए होगा फिर। ठीक है, बी नहीं होगा। जब ये क्वेश्चन आया था तो ज़्यादातर बच्चों ने इसका जो आंसर मार्क करा था वो बी मार्क करा था, जो कि गलत हो गया था। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। अब सी और डी तुम ट्राई करना, और इसका जो सही में जो आंसर है वो तुम कमेंट बॉक्स में टाइप करना। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।